प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं सेकंड टर्म का सेट वन इतिहास का सॉल्यूशन। इस इतिहास के सॉल्यूशन को पूरा देखेंगे हम, एक से लेकर के सारे प्रश्न। और जो आपके सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए गए हैं, जिनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पे, वो आपका हिंदी का कोर वन सेट कंप्लीट करा दिया गया है, हिंदी इलेक्टिव का वन सेट करवा दिया गया है, फिजिक्स का वन सेट करवा दिया गया है, हिस्ट्री का वन सेट आप देख रहे हैं, अकाउंट्स का वन सेट करा दिया गया है, और इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव के जो सेट्स हैं उनको वन वन करवा दिया गया। फर्स्ट सेट सारे करवा दिए गए हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये इसलिए बताए जा रहे हैं कि आप अकाउंट्स का तो नहीं देखोगे, लेकिन अकाउंट्स अगर अगर आपके दोस्त हैं अकाउंट्स वगैरह जो कॉमर्स में हैं, साइंस में हैं, उनको आप रेफ़र कर सकते हो। तो रेफ़र ज़रूर करें, और इन सभी के पीडीएफ भी ज़रूर डाले जाएँगे समय अनुसार। तो जितने वीडियो हैं उनको देखते जाइए। किस वीडियो में हम आपको किसी न किसी वीडियो में पासवर्ड बताएँगे, पीडीएफ बताएँगे कहाँ है और कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ बता दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर को जो है मुगल वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है। उसके बाद है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है मेरठ से हुई थी। ये क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 से मानी गई है, ठीक है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। इसके बाद में भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू किया गया था। दक्कन के गाँवों में रैयत ने बगावत कब की थी? तो रैयतों ने बगावत जो है 1857 में की थी। उसके बाद में मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? तो मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया था। ठीक है? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना है, एक चीज़ और आ रही है आपके बहुत सारे मित्रों का कमेंट आ रहा है कि सर बहुत सारे चैनल पे जो है आंसर्स सही नहीं दिए जा रहे हैं। वो आंसर्स अगर आप लिखते हैं तो आपके नंबर कटेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपके आंसर्स जो है वो सही होने चाहिए और सही चैनल को चूज़ करें। आप ज़रूर देखें, दूसरे चैनल के देखते हैं तो, लेकिन चैनल से आप ये पहले संतुष्टि कर लें कि आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो सही है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पे प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही है कि उनको सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं है और वो जो है उसके आंसर्स कैसे भी ढूँढ-ढाँड के डाल रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना है आपको। अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो अकबरनामा के बारे में आपको बताना है। अकबरनामा जो है अकबर के दरबारी इतिहासकार जो थे अबुल फजल, उनके द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल ने इसको 1589 ईस्वी में आरंभ किया, और ये अकबरनामा पर जो उन्होंने 13 सालों तक कार्य किया था, 13 साल लगे थे ना। इस दौरान अनेक बार उसके प्रारूप में सुधार किए गए। यह इतिहास घटनाओं के यथार्थ विवरणों, शासकीय दस्तावेजों और जानकार व्यक्तियों के मौखिक सबूतों जैसे विभिन्न तरह के साक्ष्यों पर आधारित है। यानी कि इसमें जो चीज़ लिखी गई है, सत्य बात लिखी गई है। अकबरनामा को 3 जिल्दों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहले तो जिल्द जो है वो इतिहास के 2 इतिहास के हैं, और तीसरा जिल्द जो है आईन अकबरी है। प्रथम जिल्द में आदम से लेकर के अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र यानी 30 वर्ष का मानव जाति का इतिहास है। और द्वितीय जिल्द यानी कि सेकंड वाला जो पार्ट है, उसमें अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 पर जो है ये समाप्त हो जाती है। ठीक है? तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1857 के क्रांति के तत्कालिक कारण का वर्णन करना है, क्यों हुआ था ये? तो बहुत ही सिंपल सा इसका जो जवाब है, आपको लिखना तो ऐसे ही है, लेकिन इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या है कि सैनिकों को 1856 में ऐसे कारतूस दिए गए जिनको मुँह से काट करके यूज़ करना पड़ता था, और इन पर जो है एक अफ़वाह फैली थी, या फिर जो भी न्यूज़ आई थी उनके पास में, कि इस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। बैरकपुर छावनी के कुछ सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से जो है इनकार कर दिया था, और मंगल पांडे नामक सैनिक, जिसका आज आप नाम जानते हैं, लिया भी जाता है, उन्होंने क्रोध में आकर के एक अंग्रेज अधिकारी की जो है हत्या कर दी थी। इसलिए उन्हें फांसी से लटका दिया गया। इससे सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना जो है फैल गई, और यह घटना जो है एक तत्कालिक क्रांति 1857 की बन गई। ठीक है ना? कारण यही कारण था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कारण बताइए। तो असहयोग आंदोलन के बहुत सारे कारण थे। तो आप इस तरह से देखिए, 3-3 नंबर के क्वेश्चन्स होते हैं, तो 3 नंबर के हिसाब से लिखोगे, ठीक है ना? नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। जहाँ पे जिस टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइप के ही आंसर आपको लिखने हैं। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भारत में अंतोष हुआ था, ये एक कारण था। मांडफोर्ड सुधारों से जनता में असंतोष था, ये एक कारण था। युद्ध के दौरान भारत सरकार को बहुत अधिक खर्च करना पड़ा था, और उस पर अत्यधिक कर्जभार हो गया था। परिणाम स्वरूप जो देश में खाद्य पदार्थों का मूल्य जो है वो उसमें वृद्धि हो गई थी। और 1917 ईस्वी में अनावृष्टि के कारण देश में अकाल और प्लेग फैल गया। हजारों व्यक्ति अकाल से के ग्रास बन गए थे।
ये एक कारण रहा। 5वां है देश में उठने वाले असंतोष से निपटने के लिए 18 मार्च सन 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट नाम का एक काला कानून बनाया गया था, जिसमें किसी को भी किसी भी मामले में बिना बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये एक और जो है कारण बताया जा रहा है। इसके बाद छठा जो कारण है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी एक कारण हो गया। खिलाफत आंदोलन हुआ था, वो भी एक कारण हुआ। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम भी इसका कारण रहे और चोरा-चोरी कांड भी इसका कारण रहा। तो इस तरह से ये सारे कारण हैं। इसमें से कोई भी आप 5, 6, 7 जो है जितने याद रहते हैं उतने लिखोगे। ध्यान रखना है आपको, मैक्सिमम पढ़ोगे तो मैक्सिमम लिख पाओगे। 11वां क्वेश्चन जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए। तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। ठीक है, ये सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक है, जिनके कारण यहाँ पे हमने लिखा है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाता, उसको बदला नहीं जाता। और उसके अलावा है ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक हैं। इसके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और मौलिक अधिकार जो है न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से ये प्राप्त होते हैं, सभी को प्राप्त होते हैं। इसके बाद में है स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो सरकार ने जमींदारों से सिविल और दीवानी संबंधित मामले वापस ले लिए। एक स्थायी बंदोबस्त का ये रहा। जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ भूस्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए। उसके अलावा आप लिख सकते हैं सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को जो है निश्चित कर दिया गया, जिससे अब बढ़ाया नहीं जा सकता था। उसके बाद में जमींदारों द्वारा किसानों से एकत्र किए हुए भूमि का 10/11 भाग सरकार को देना पड़ता था, सरकारी नहीं, सरकार को देना पड़ता था और शेष 1/11 जो भाग है वो अपने पास रख सकते थे। सरकार द्वारा निश्चित भूमि कर की अदायगी से जमींदारों की असमर्थता होने पर सरकार द्वारा उसकी भूमि का कुछ भाग बेच करके ये राशि जो है वसूल की जाती थी और भूमि कर की निश्चित की गई राशि के अलावा सरकार को और कोई जो है कर या नजराना आदि जमींदारों को नहीं चुकाना होता था और किसानों और जमींदारों के आपसी विवादों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये भी इसमें विशेषताओं में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें से भी आप 5 या 6 पॉइंट लिख सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, सारे पॉइंट्स याद करने हैं ताकि एक आधा पॉइंट भूलो तो आपको दिक्कत ना हो। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें कि पीडीएफ चाहिए, थैंक यू करके आप ज़रूर करें कमेंट और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि आपके पीडीएफ जल्द से जल्द हम डालें। और जब भी हम पीडीएफ डालेंगे तो आपको आपके क्लास की जो सब्जेक्ट है उसके वीडियो के दौरान आपको बता दिया जाएगा। सेट 1 में, सेट 2 में कभी भी आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा पीडीएफ कहाँ मिलेगा और उसका पासवर्ड क्या रहेगा। 13 नंबर है पानीपत के प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। तो देखिए अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का जो है प्रथम पानीपत नामक स्थान पर जो है युद्ध लड़ा गया था, जो कि जाहिर उद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद के सभी निर्णायक युद्ध लड़े गए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। पानीपत का उद युद्ध जो है उन सभी लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों द्वारा बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली पर अधिकार जो है स्थापित करना चाहता था और 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी की सेनाएं जो है पानीपत के मैदान में आमने सामने हो गई थी, लेकिन उनके मध्य जो युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल को आरंभ हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध इतिहास का एक निर्णायक युद्ध था जिसमें लोदियों की पराजय हुई और बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के पश्चात लोदी वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया और दिल्ली और पंजाब से उनकी सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो गई, गायब हो गई। ठीक है, इस तरह से आप जो है पानीपत के युद्ध के बारे में विश्लेषित करेंगे। अगला जो है फार्मिंग की 5वीं रिपोर्ट जो है, आपको फार्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट क्या थी? तो ये रिपोर्ट जो थी ये ब्रिटिश का जो भारत पर राज था तब उस समय एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और संसद में, जिसे ब्रिटिश की 5वीं रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों तथा उनका पूरा विवरण रहा करता था। इस रिपोर्ट में उस समय के किसानों, जमींदारों
की अलग-अलग प्रकार की अर्जियाँ भी होती थी तथा कलेक्टर द्वारा बनाई गई अलग-अलग पत्र लेख तथा राजस्व विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी थे और कुछ राजस्व विभाग का लेखा-जोखा भी इसमें था। इसीलिए 5वीं रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में से एक थी, ठीक है? ये है 5वीं रिपोर्ट और इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके 5-5 नंबर के अब ये प्रश्न पूछे जाएँगे तो उनका हम 5 नंबर के हिसाब से आंसर देंगे। सातल विद्रोह के बारे में बताइए। तो आपका सांथल विद्रोह जो है 1855 में शुरू हुआ और 1856 तक इसका जो है अंत माना गया है। यह विद्रोह भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। सांथल विद्रोह का मुख्य कारण जो है अंग्रेजों के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार और गरीब जनता पर हो रहे शोषण से मुक्ति पहुंचाना था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता चांद, कान्हू और भैरव थे। सांथल एक ऐसा विद्रोह था जो सबसे पहली बार ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया, जिससे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से छुटकारा पाया जा सके। जब सांथल के क्षेत्र में अंग्रेजों का गमन हो गया तो सांथल अंग्रेजों से परेशान हो गया। जब अंग्रेज आए तो सांथल परेशान हो गया और सांथल मतलब एक जगह है। अंग्रेजों ने उनकी ज़मीन हड़पना शुरू कर दी और उन पर जो है अत्याचार करने लग गए, जिससे सांथल के जीवन में बहुत सारे मुश्किलों के जो है बादल घिर गए। और सन 1855 में गांव में एक बैठक हुई, उसमें नेताओं ने भाग लिया। कम से कम 10,000 सांथल भी शामिल हुए। इस पंचायत में सांथल ने यह तय किया कि अब वे जमींदारों, साहूकारों, अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचारों को सहन नहीं करेंगे और हम इसका बदला लेंगे। इस सभा के बाद सांथल विद्रोह ने एक शक्तिशाली रूप ले लिया। जब सांथलों का ऐसा रूप अंग्रेज सरकार ने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और अंग्रेजी सरकार ने इसका जो है हल खोजना शुरू कर दिया। सांथलों के द्वारा किए गए इस विद्रोह में अंग्रेजों, साहूकारों, जमींदारों और अंग्रेजों के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई और जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने दबाव देना चालू कर दिया। उन्होंने दबाव देना चालू कर दिया और सातल विद्रोह को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने हथियारों का उपयोग करना शुरू कर दिया। अपनी सेना को आदेश दे दिया कि अगर साथल के हाथ में कोई भी हथियार दिखाई दे तो उन पर गोली चलाकर उनको तुरंत मार दिया जाए। इस तरह हज़ारों साथलों को मार दिया गया और कई साथलों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन पर लगातार अत्याचार किए गए। इसके परिणाम स्वरूप साथल कुछ कमज़ोर पड़ गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी और वो लड़ते गए। अंत में परिणाम ये निकला कि अंग्रेज़ों को साथलों की कुछ बातें माननी पड़ी और अंग्रेजों ने साथलों को उनकी ज़मीन वापस कर दी और साथलों को एक क्षेत्र दे दिया। इस तरह साथल विद्रोह का जो है अंत हुआ। ठीक है, तो साथल के बारे में हमने समझा। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। 16वां क्वेश्चन 5 नंबर का, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, ये कैसे बता सकते हैं? तो अकबर के बारे में जो भी विशेषताएं आप लिखेंगे बहुत सोच समझ के लिखना है। राष्ट्र निर्माता उस व्यक्ति को कहते हैं जो जनसमूह में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता उत्पन्न कर उसे एकता के प्रबल सूत्र में बांध देता है। अकबर में ये सारे गुण विद्यमान थे, जिसके कारण लेन पूल ने अकबर को भारत में सर्वश्रेष्ठ बादशाह और मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक बताते हुए उसके काल को स्वर्ण युग कहा है। ठीक है? और इसके स्वर्ण युग कहने के कई सारे कारण हैं जिनको हम डालेंगे इसमें, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो वो कुशल, महान सेनापति, शासक और राजनीतिज्ञ था, जिसमें हम लिखेंगे पॉइंट में, ये हेडलाइन हो गई आपकी। और इस हेडलाइन के अंदर हम लिख देंगे अकबर महान शासक था, उसे राजस्व व्यवस्था को सुंदर और तार्किक बनाया, वरीयता दे करके योग्य कर्मचारियों को वरीयता दे करके नियुक्त किया गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है, ठीक है ना, योग्य कर्मचारियों को वरीयता दे करके नियुक्त किया गया। यातायात, उद्योग, सेना सभी को अधिक गतिशील, विश्वसनीय व संगठित बनाया गया और उनकी धार्मिक व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता की प्रशंसा अनेक इतिहासकारों ने की है। इसके बाद उसका और भी हम पॉइंट वाइज़ बता सकते हैं। हिंदू मुसलमान एकता के लिए उसने काम किए, तो उसमें है आपका सम्राट अकबर ने जनता के प्रति धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। प्रत्येक विभाग में सेवाओं का आधार योग्यता बनाया गया और उसके सामाजिक सुधारों ने भी हिंदू एवं मुसलमानों को एक साथ ला कर के खड़ा कर दिया। ये बहुत अच्छी बात की। उसके बाद में सामाजिक रीति-रिवाज़ों में समन्वय किया, ये बहुत बड़ी बात की थी उसने। देखो, अकबर ने भारत में हिंदू या मुसलमान ढंग से समाज सुधार करने का प्रयत्न नहीं किया। उसने जो भी बुराइयाँ दिखाई दी उसे, वो भले ही धर्म सम्मत हो या फिर उन्हें दूर करने के जो कोई कैसा भी हो, उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया। और उसने उसमें उसने मुसलमान या हिंदू की नाराज़गी या चिंता की मतलब परवाह नहीं की। और अकबर ने वध बंद कराया, सती प्रथा और खतना, मदपान और वेश्यावृत्ति, जजिया, तीर्थ यात्रा कर जैसे
बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये रद्द की और विवाह की आयु को बढ़ाया और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। हिंदू राजकुमारियों से विवाह करके स्वयं हिंदू रीति रिवाज जैसे सूर्य पूजा, माला, तिलक, तुलसी पूजा आदि अपनाए। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं छोटे से लाइनों में कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है। श्रेष्ठ सम्राट शब्द उस शासक के लिए प्रयोग किया जाता है जिसने किसी क्षेत्र के जन समूह में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता उत्पन्न की हो और उन्हें एक सूत्र में पिरो दिया हो। अकबर जिस समय सम्राट बना था, उसके राज्य में विभिन्न नीतियों, धर्मों और संप्रदाय दूसरे से घृणा करता था। राजनीतिक रूप से भी राज्य में दृढ़ता का सर्वथा अभाव था। लेकिन अकबर ने सबको दूर किया, है ना? अकबर ने न केवल उन प्रदेशों के अतिरिक्त भारत के विशाल भूभाग पर अधिकार करके भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की, वरन अपनी कुशल नीतियों से उसने भारत में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया। इसी कारण अकबर को श्रेष्ठ जो है सम्राट की संज्ञा दी जाती है। और लॉरेंस ने लिखा था कि एक शासक के रूप में अकबर की सबसे बड़ी सफलता रही थी कि उसने भिन्न-भिन्न राज्यों, विभिन्न-भिन्न जातियों और भिन्न-भिन्न धर्मों के समूह को एक सूत्र में पिरो दिया। तो ये इसका जो है राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करना है। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए कई आंदोलनों की अगुवाई की और महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण और अहिंसक नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष का आधार जो है बनाया। और उसके बाद लिख देंगे हम, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अहिंसक अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की गई थी। ये विरोध विरोध मुख्य रूप से नमक कर, भूमि राजस्व, सैन्य खर्चों को कम करने के आदि के खिलाफ थे। चंपारण और खेड़ा का आंदोलन भी इन्होंने 1818 में जो है ये किया था। और गांव में जो है उन्होंने वहाँ के गांव में उन्होंने सुधार किए थे, स्कूलों का निर्माण करवाया था, गाँव की सफाई वगैरह करवाई थी, कुरीतियों का अंत किया था और सभी गाँव को पूरा का पूरा नेतृत्व किया था, ठीक है? इस आंदोलन के दौरान लोगों ने मोहनदास करमचंद गांधी को बापू कहकर संबोधित किया, ठीक है? चंपारण और खेरा आंदोलन के बाद में, ठीक है? चंपारण आंदोलन के बाद में। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी का पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। महात्मा गांधी ने स्वदेशी नीति को शामिल करने के लिए अपनी अहिंसा नीति को आगे बढ़ाया था। इस तरह से उनको जेल भी हुआ था जिसके लिए उनको 6 साल की सज़ा भी हुई थी और उन्होंने महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल किया था, ठीक है? खादी का समर्थन करने के लिए इन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में अपना जज़्बा दिखाया था। काफ़ी चीज़ें इन्होंने की थी, जो चीज़ें हमने ढंग ढंग से लिखी है इसमें। और 12 मार्च 1930 को गांधी ने जो है नमक पर कर के खिलाफ जो है एक नया सत्याग्रह चालू किया और अहमदाबाद से दांडी तक वो पैदल चल करके नमक वाला जो कानून है उसको नमक बना करके तोड़ा। ये एक जो है एक जन आंदोलन के रूप में बहुत बड़ा आंदोलन माना जाता है। और 8 मई 1933 को उन्होंने हरिजन आंदोलन में मदद करने के लिए आत्मशुद्धि का 21 दिवसीय उपवास भी शुरू किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप के बाद भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी फिर से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हो गए और 8 अगस्त 1942 को गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। गांधी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद देश के बाहर अव्यवस्थाएं फैल गई और कई हिंसक प्रदर्शन हुए और स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो सबसे शक्तिशाली आंदोलन बन गया। तो इस तरह से इन पॉइंटों से हम बता सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका क्या रही होगी, ठीक है? तो इस तरह से आपको लिखना है। आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, बहुत सिंपलेस्ट है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ, बहुत सारी विशेषताएँ हैं। इसमें से आपको मेन इंपॉर्टेंट विशेषताएँ लिखनी है। भारतीय संविधान की पहली विशेषताओं में विश्व का सबसे विशाल संविधान माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के सभी संविधानों से विशाल संविधान है। वर्तमान में संवैधानिक संशोधनों के पश्चात इसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग व 12 अनुसूचियाँ हैं। दूसरा है इसकी खासियत, लिखित और निर्मित संविधान है। इसका निर्माण जो है संविधान सभा द्वारा किया गया और इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन का समय लगा। इसका तीसरा जो है विशेषता, संपूर्ण प्रभुता संपन्न संविधान है ये। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्राप्त है, यानी कि हम लोगों को प्राप्त है। इससे किसी अन्य सत्ता द्वारा नहीं थोपा गया, ठीक है ना?
और चौथा है इसका खासियत जो है संविधान की प्रस्तावना जो है वो कैसी है, तो भारतीय संविधान की मौलिक प्रस्तावना तथा लक्ष्यों को संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है और इसे ही संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा पर बल दिया गया है। पांचवा है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अधिकारों को कहते हैं। संविधान में मूल रूप से 7 अधिकारों का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में कई अन्य अधिकारों को भी इसमें शामिल किया गया। इसके बाद छठा पॉइंट है 86वीं संविधान अ, संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के संबंधी मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है। और सातवां है व्यस्क मताधिकार। तो हमारे देश में संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मताधिकार प्रदान किया गया है। यद्यपि मूल संविधान में जो पहले संविधान था उसमें 21 वर्ष थी, परंतु संविधान में जो संशोधन हुआ उसके द्वारा इसको 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था व्यस्क मताधिकार को। और इसके बाद में एक और पॉइंट लिख सकते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य, यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। यह धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य की दृष्टि में सभी जो है हमारा जो भारत राज्य है, मतलब हमारा देश है, देश की दृष्टि में सभी धर्म जो है सम्मान है संविधान के हिसाब से। तो ये सारी खासियतें हैं, इनको आप इस तरह से लिख दोगे तो आपका आंसर पूरा माना जाएगा। अंतिम क्वेश्चन की तरफ आ गए। भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। तो भारत के विभाजन के प्रमुख 3-4 कारण थे। उसमें मुस्लिम लीग की स्थापना और मुस्लिम सांप्रदायिकता ये एक महत्वपूर्ण था, जिसमें आपका जो अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना और अ, जो अजमल खान थे, डॉक्टर अंसारी जैसे मुस्लिम नेताओं थे, इन्होंने राष्ट्रवाद के उत्कर्षण के लिए सांप्रदायिकता में जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा और ये भारत विभाजन में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसको आप इस तरह से लिख दोगे, ये पॉइंट सारे डालोगे, ठीक है, ध्यान रखके। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट में लिखेंगे, कांग्रेस की संतुष्टिकरण की दुर्बल नीति थी, ये भी एक उसका कारण था, ठीक है ना। यानी कि जब ये लखनऊ समझौता हुआ था तो उसके भूल के अंतर्गत कांग्रेस ने मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व और उसके जनसंख्या के आधार पर अनुपात में बांटने का जो है एक अधिकार को स्वीकार कर दिया था और वो जो है मुसलमानों को उसमें बढ़ावा मिला, ठीक है। इसके बाद में सांप्रदायिक हिंसा जो है ये भी थी कि हिंसा जब बढ़ी और एक मुस्लिम सांप्रदायिकता की चिंगारी जब बढ़ी तो देखा कि यहाँ पर जो है दोनों संप्रदाय की एकता का अंत होने लगेगा, तो ये भी एक कारण था। उसके बाद पाकिस्तान की मांग हुई, तो ये सबसे बड़ा कारण रहा। तो इस तरह से आप इस कंप्लीट आंसर को जो है आप लिख देंगे। तो ये है आपका पूरा हिस्ट्री का जो है कंप्लीट आंसर, जिसको मैंने आपको समझाया, बताया, और बाकी चीज़ें आप जो है खुद भी पढ़ करके याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगले वीडियो के लिए बने रहें, कमेंट जरूर करें कौन से विषय के जो है सॉल्यूशंस आपको चाहिए। मैक्सिमम सॉल्यूशंस जो है हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए डाले गए हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सारे सॉल्यूशंस आपको समय अनुसार मिल जाएंगे। और जिस जिस वीडियो के पीडीएफ हम डालेंगे वो आपको किसी ना किसी वीडियो के दौरान बता दिया जाएगा कि वो कौन से वीडियो में कौन सा पासवर्ड डालेंगे, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये समय अनुसार वो भी डाल दिया जाएगा। अभी सॉल्यूशंस बनाने में थोड़ा सा बिजी है, उसके बाद में थोड़ा सा फ्री होने के बाद में आपको जो है इनके पीडीएफ को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग पीडीएफ को आंसर के साथ में, इसी आंसर के साथ में पूरा का पूरा डाउनलोड कर सके, जैसे हमने टर्म 1 के दिए थे। और एक बात आपको बता दूं कि आपके मॉडल पेपर में से कम 80 से 90% प्रश्नों की श्रृंखला जो है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मॉडल पेपर में प्रश्नों को दिया गया है। बिल्कुल अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो अभी तक शायद किसी भी ईयर में नहीं पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं किसी भी ईयर में नहीं आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन उठा उठा के दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये क्वेश्चंस आपको जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को सभी को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहे इस चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आपसे कोई वीडियो छूटे ना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।